Hello everyone, good evening to all of you and welcome to IFAS। तो जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट प्रोसेस एंड टेक्निक्स। तो इसमें हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी रिसर्च होती है उसके लिए सैम्पल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहते हैं उनको ये टॉपिक मस्ट है, मतलब ये टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते वो लोग। इसके बारे में उनको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिसर्च में बहुत यूज आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल। तो सैम्पलिंग के लिए हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट डज सैंपल मीन। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी। मतलब कोई स्टडी होती है, कोई रिसर्च होती है, तो उसमें हम कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल इज अ सिनोनिम ऑफ पार्टिसिपेंट। तो सैंपल पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। जो रिसर्च होती है उसमें ये पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। अब सैंपल होता क्या है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन दी है। पॉपुलेशन मतलब सारे जो भी पॉपुलेशन जो जो हमारी सैंपल इसका एक पार्ट होती है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये हमारी पॉपुलेशन है टोटल। तो सैंपल क्या होगा? सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होता है? जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे रिलेटिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको हम सैंपल की तरह इंक्लूड कर सकते हैं, तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉपुलेशन। बट क्या होता है, नॉर्मली हम सारे पॉपुलेशन को तो नहीं इंक्लूड कर सकते थे सैंपल, क्योंकि बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होता है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट होता है। तो वी टेक अ सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, जो कि रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का, वो ही पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है पूरी, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी इसके कि सैंपल होता क्या है, ठीक है। ये सबसेट होता है पॉपुलेशन का दैट कंसिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ऐसा सैंपल होना चाहिए जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो पॉपुलेशन के जैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो फाइंडिंग्स होंगी हमारी रिसर्च की वो एप्लीकेबल हो जाएगी सारी पॉपुलेशन पे। तो सैंपल हमारा इस टाइप का होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, हमको रिसर्च करनी है अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। डिफरेंट एम्प्लॉयज है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, उनकी हमको जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करनी है कि कौन से ऑक्यूपेशन में लोग कितने सेटिस्फाइड है। तो पॉपुलेशन क्या होगी? हमारी सारी ऑक्यूपेशन जितनी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर के 100 लोग हैं, 100 डॉक्टर्स आर देयर। फिर 100 इंजीनियर्स हैं, 100 टीचर्स हैं, 100 आर्टिस्ट हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं जो कि 100 है। तो हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए? हमारा सैंपल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सारी ऑक्यूपेशंस के लोग रिप्रेजेंट कर सके। मतलब हमने 10-10 ले लिया, 10 डॉक्टर ले लिए, 10 टीचर ले ली, 10 आर्टिस्ट, 10 इंजीनियर एंड 10 अदर ऑक्यूपेशंस। तो जो हमारा सैंपल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सारी पॉपुलेशन को। यस, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, सारे ऑक्यूपेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सैंपल, ठीक है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी सेम होंगे एज अ पॉपुलेशन एज अ होल। तो हमारा सैंपल ये करेक्ट है, ठीक है।
अब ऐसे और समझ सकते हो, जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए, ठीक है, आपको कोई फ्रूट लेना है, आपने देखा फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स लेने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, जो शॉपकीपर है उससे कहोगे कि भैया मुझे ग्रेप्स दिखा दो कैसे हैं, तो वो जब आपको दिखाएगा तो आप क्या करोगे, पूरे तो नहीं, पूरा जो उसके पास बोरी भरी हुई है ग्रेप्स से, आप जो 10-20 केजीज है, आप सारे ग्रेप्स नहीं देखोगे कि कैसे हैं, आप क्या करोगे, एक सैंपल ले लोगे, उसमें से 4-5 ग्रेप्स ले लोगे कि कैसे हैं, और उस बेसिस पर आपको जितने ग्रेप्स लेने हैं आप ले लोगे, तो आपका सैंपल ये होता है कि जो सारी पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जो सबको रिप्रेजेंट करे। तो अब आपके अगर वो 4-5 ग्रेप्स अच्छे हुए तो आप ग्रेप्स ले लोगे, अगर वो नहीं हुए तो आप नहीं लोगे, ठीक है। और सैम्पलिंग क्या होता है, ये हो गया, इट वॉज अबाउट सैंपल। नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ रिसर्च चूज हर सैंपल। एक प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर सैंपल चूज करता है अपने, ठीक है। ठीक है, समझ आया? समझ आया आप लोगों को व्हाट इज सैंपल एंड सैम्पलिंग? अब आगे का डिस्कस करते हैं हम। चलो, देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। एक सैम्पलिंग का प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना पड़ता है रिसर्चर को बिफोर कलेक्टिंग अ सैंपल। तो वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहला स्टेप है कि द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनके बारे में हमको अजम्पशंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल तो जो था, जिसमें था ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट जॉब्स जो थी, जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर करना था, तो हमको हमारे टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं। अब अगर हम उसकी जगह वैसा सैंपल ले लेते जो लोग पढ़ाई कर रहे, तो इट वुड हैव बीन रॉन्ग। तो हमारा आइडेंटिफाई एंड डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, हमको किसके बारे में अजम्पशंस बनाने, हमको किसके बारे में अजम्पशंस बनाने थे, जो कि जॉब कर रहे थे, वर्किंग पीपल, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? सिलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम। अब ये क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम विच रिसर्चर विल ड्रॉ हिज और हर सैंपल, ठीक है। अब हमने हमारा टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड कर लिया, कौन है, जो कि वर्किंग पीपल हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा कि हमको कौन लोग लेने हैं उसमें, ठीक है, हमको कौन किस एज के लोग लेने हैं, कौन लेने हैं, या फिर हमारा एक सैंपल हम डिसाइड करते हैं कि यस वी वांट टू सैंपल दीज पीपल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है चूज सैम्पलिंग मेथड्स। अब हम क्या करेंगे? सैम्पलिंग मेथड चूज करेंगे कि बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम एक जो पर्टिकुलर हमारे लिए सुटेबल होगा, वी विल चूज दैट मेथड। अब हमारे पास जितना टाइम है, जितनी कॉस्ट हम लगा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल चूज अ सुटेबल सैम्पलिंग मेथड। अभी बहुत सारे जो सैम्पलिंग मेथड है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स है और किस टाइप से सुटेबल रहेंगे वो रिसर्चर के लिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट डिटरमाइन सैंपल साइज। अब हमने ये डिटरमाइन कर लिया है किस लोगों का हमको सैंपल लेना है, किस मेथड से लेना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन सैंपल साइज। हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी सैंपल्स डू वी नीड टू कलेक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये भी किस पे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, टाइम और कॉस्ट पे,
ठीक है, वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि जितना जितना लार्ज सैंपल साइज होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना वो रियल फिगर रिफ्लेक्ट करेगा, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लार्ज सैंपल साइज लें, तो हम अपना एक सैंपल साइज डिटरमाइन करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा टोटल पॉपुलेशन को, ठीक है। अब जब ये चारों स्टेप फुलफिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स collect the required data. Now researcher will collect the sample. Collection of sample. I hope it is clear to you all. समझ आया आपको? समझ आया हो तो प्लीज मुझे बता दो कमेंट में, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर दूंगी कोई डाउट हो तो। आया समझ में या नहीं मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट अगेन। हाय एवरीवन। रोहन कोई ऑनलाइन बैच है क्या मैम? यस रोहन, हमारा ऑनलाइन बैच है जो कि ऐप पर चल रहा है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। चलो जल्दी बताओ, समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़ू? चलो तो नेक्स्ट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। किस किस टाइप की सैम्पलिंग होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग, सैंपल कलेक्ट करने के, जो हमने देखा था अभी लास्ट स्टेप में दिया था टू सैम्पलिंग मेथड्स, तो अभी हम वो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो there are mainly two types of sampling methods. One is probability sampling and second is non probability sampling. अब इनके अंडर जो है there are four types. तो टोटल 8 टाइप्स का है, बट जो हमारी ब्रॉड कैटेगरी है वो है 2 टाइप की, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूटिलाइजेस रैंडम सैम्पलिंग, मतलब रैंडम होता है, हमको पता नहीं होता कि कौन सा सैंपल कलेक्ट होगा, ठीक है। Random sampling techniques to create a sample. This group of sampling methods give all the members of a population equal chances of being selected. अब जो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो पॉपुलेशन है, उसमें हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस होता है टू गेट सिलेक्टेड एज अ सैंपल, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास 100,000 स्टूडेंट्स है जो कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जिनके बारे में हमको रिसर्च करनी है, ठीक है। तो जब 1000 स्टूडेंट्स हैं, बट हमको क्या चाहिए, हमको 100 सैंपल ही चाहिए, इतने पूरे 1000 नहीं चाहिए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, 1000 स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस है गेटिंग सिलेक्टेड, तो हर एक स्टूडेंट के पास 1/1000 चांस होगा, ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। मतलब डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन सा सैंपल होगा नेक्स्ट, रैंडम होता है। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि लकी ड्रॉ होता है। लकी ड्रॉ में सपोज 1000 पार्टिसिपेंट्स है या 10,000 पार्टिसिपेंट्स है, तो किसी को पता नहीं होता है कि किसका लकी ड्रॉ निकलने वाला है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गया हमारा।
समझ आया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? इसमें क्या होता है, कोई बायस नहीं होता है, ठीक है, इट इज प्योरली रैंडम, तो इट एलिमिनेट्स बायस। एलिमिनेट्स चलो, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारी, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक वेयर द सैंपल्स आर कलेक्टेड इन अ way that does not give all the units in the population equal chance of being selected, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास इक्वल चांस नहीं होते, क्योंकि इसमें बायस होती है, इसमें कुछ प्रेफरेंस दी जाती है टू कलेक्ट द सैंपल, इसमें रैंडम सैंपलिंग नहीं होती है। तो ये याद रखना कि किस टाइप की सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग होती है। रैंडम सैंपलिंग हैपन्स इन प्रोबेबिलिटी, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है रैंडम सैंपलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में रैंडम सैंपलिंग नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी में रैंडम सैंपलिंग होती है, ठीक है। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टाइप्स। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो 4 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स और टेक्निक्स, ठीक है। तो फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये हम लोग भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, इसमें जो सारी पॉपुलेशन है, सारे पार्टिसिपेंट्स जो है उनको इक्वल चांस मिलता है, सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है। इसमें कोई बायस नहीं होता है, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, बल्कि रैंडम सैंपलिंग होती है, रैंडम सिलेक्शन होता है सैंपल का। तो जब रैंडम होता है तो हमको हमारा सैंपल क्या होता है, प्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इट इज अ रिलायबल मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ obtaining information where every sample is chosen randomly. तो सबके पास एक चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हमने एक बोल में चिट्स रख ली सबके नाम की, ठीक है। अब हमको चिट पिक करनी है, तो इट इज अ सिंपल रैंडम टेक्निक, ठीक है। या फिर कोई लकी ड्रॉ, जैसे मैंने पहले बताया था, लकी ड्रॉ निकल रहा है तो सबके पास एक प्रोबेबिलिटी है टू गेट सिलेक्टेड, लकी ड्रॉ। तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये काफी बार सिलेक्ट करते हैं रिसर्चर्स, क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत रिलायबल मेथड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ठीक है। प्रतीक्षा पूछ रही है लेक्चर सीरीज पूरी होगी ना? हाँ प्रतीक्षा, हमारी लेक्चर सीरीज पूरी होगी, और जो ऐप है उसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे A to Z, सारे जो 10 चैप्टर्स हैं दे वुड बी कवर्ड थरोली। अब नेक्स्ट कम्स क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग से क्या समझ आता है, क्लस्टर क्या होते हैं, पार्ट्स, सबसेट्स। तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें से हम एक कुछ क्लस्टर्स डिफाइन कर देते हैं और बना देते हैं, ठीक है। रिसर्चर डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स,
और वो क्यों कैसे डिवाइड करता है, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर्स लाइक एज हो गया, सेक्स हो गया और जेंडर हो गया। तो इस बेसिस पर वो क्लस्टर्स बना देता है, डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं और फिर रिसर्चर वो जो क्लस्टर्स बनाता है उनमें से कुछ क्लस्टर्स सिलेक्ट कर लेता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, जैसे कोई कंपनी है XYZ कंपनी है, उसके जो ऑफिसेज हैं तो वो 18 ऑफिसेज हैं उसके। अब उसको अपने ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और सारे ऑफिस क्या है, सेम है। तो उसको ऑफिस सारे, और ये डिफरेंट लोकेशंस पे है, काफी दूर दूर है। तो जो रिसर्चर होगा उसके लिए फीजिबल नहीं है कि वो सारे ऑफिसेज जाके डेटा कलेक्ट करे। तो वो क्या करेगा, ये जो 18 ऑफिसेज हैं इनके जो क्लस्टर्स हैं इनमें से कोई 5 ऑफिस सिलेक्ट कर लेगा और सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं में से लेगा। तो जो ये क्या है, 18 और 5 ये हमारे क्लस्टर्स बन गए, ठीक है। और 5 उसने 5 क्लस्टर जो है अमंग्स्ट 18 ऑफिसेज उसने सिलेक्ट कर लिए। तो इसमें से ये जो है टिल 18, ठीक है, ये हमारे क्लस्टर्स हैं। तो रैंडमली वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसका कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे फर्स्ट ही करना है, 50 करना है। रैंडमली ही सिलेक्ट्स 5 आउट ऑफ दीज 18। तो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर यहाँ पे 16 है, ये कर लिया, ठीक है। तो रैंडमली वो क्लस्टर सिलेक्ट कर लेता है और ये ही क्लस्टर्स इंक्लूड होंगे फॉर स्टडी, ठीक है। समझ आया क्लस्टर? चलो नेक्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से क्या समझ आता है, सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है टू कलेक्ट सैंपल। अब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे सैंपल्स, इट वुड बी बेस्ड ऑन रेगुलर इंटरवल, ठीक है, फिक्स इंटरवल। जैसे कि हमारी ये पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 टिल 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट एवरी 5th पार्टिसिपेंट। मतलब क्या है, ये एक सिस्टम है, एक फिक्स इंटरवल है, मतलब 5th हो गया, 10th हो गया, 15th हो गया, 20 हो गया। तो जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट कर रहा है सैंपल एट अ फिक्स इंटरवल। जैसे कि कोई मॉल के बाहर आपने देखा कोई सर्वे चल रहा है, तो जो कंपनी है जो मॉल के बाहर लोग कलेक्ट कर रहे डेटा, दे विल सिलेक्ट एवरी 5th कस्टमर। जो भी 5th कस्टमर आएगा उसको वो क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें एक फिक्स इंटरवल डिसाइड किया जाता है एंड सैंपल इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। समझ आया ये? जो लोग रिसर्च फील्ड में होंगे वो काफी रिलेट कर रहे होंगे टॉपिक से, क्योंकि इसके बिना तो वो किसी का कुछ काम ही नहीं हो सकता है रिसर्च में। तो दे कैन रिलेट इट फ्रॉम सैम्पलिंग। तो हमारी 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, जिसमें से फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है क्लस्टर सैम्पलिंग, नेक्स्ट कम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और जो लास्ट है वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब ये क्या होता है, रिसर्चर जो सारी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, उसके स्ट्रेटास बना देता है। जैसे कि क्लस्टर्स बनाए थे ऐसे स्ट्रेटा बना देता है और फिर इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट करता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब सपोज उसने क्लस्टर्स बना दिए, क्लस्टर्स बन गए, ये क्लस्टर्स बना दिए उसने, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में ये 100 यूनिट्स थे, उसमें से उसने 5 स्ट्रेटास बना दिए हैं, ठीक है। आप क्लस्टर बोल लो, स्ट्रेटा बोल लो, मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको। 5 बना दिए। अब क्लस्टर में क्या होता था, इसमें से उन्होंने कोई 5 रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और पूरा जो इंफॉर्मेशन था इन्हीं 5 में से वो ले रहा है, ठीक है। अब
स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, जैसे कि 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया, इनके छोटे छोटे स्ट्रेटास बना दिए, 10 बना दिए। अब देख सकते हो 10 उसने स्ट्रेटास बना दिए हैं। अब वो क्या करेगा, इनमें से कोई ऐसा नहीं करेगा कि इसने ये वाला चूज कर लिया, ये वाला चूज कर लिया या ये वाला चूज कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्हीं तीनों में से ले रहा है। बल्कि स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सब ग्रुप में से ली जाती है, ठीक है, ठीक है, समझ आया। चलो, तो ये हमारी थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम वी विल टॉक अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोई डाउट है आप लोगों को अभी तक? एनी डाउट्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांस नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा बायसनेस होती है, थोड़ा प्रेफरेंस होता है रिसर्चर का टुवर्ड्स सिलेक्टिंग सैंपल। तो इसका फर्स्ट जो है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, कन्वीनियंट होती है जो, इट इज कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर, ठीक है। अब वो ऐसे सैंपल सिलेक्ट करता है जो कि जिससे डेटा कलेक्ट करना इजी है, जो उसके लोकेशन के पास है या इजी है कांटेक्ट करना जिस सैंपल से, वो वही सैंपल सिलेक्ट करता है एज कॉम्पेयर टू अदर सैंपल्स, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज इनएक्सपेंसिव, और क्या होता है, कन्वीनियंट होती है, तो डेटा इज कलेक्टेड क्विकली, तो क्विक कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। नॉन प्रोबेबिलिटी में काफी यूज होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है, एज पर हिज और हर कन्वीनियंस वो सैंपल सिलेक्ट कर लेता है पॉपुलेशन में, उसकी जो घर के पास है या एरिया के पास है, लोकेलिटी में है या इजी है कॉन्टेक्ट करने के लिए, तो वो वैसे सैंपल सिलेक्ट कर लेता है। सेकेंड जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है दैट इज जजमेंटल और पर्पसिव। इसके नाम देख लेना, हो सकता है पूछे कि विच सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, तो ये दोनों नाम याद कर लेना, ठीक है। एक और इसका नाम है अथॉरिटेटिव। ये तीनों नाम याद कर लेना क्योंकि पूछ सकते हैं कुछ भी, तीनों नाम याद होने चाहिए। ये तीनों एक ही टाइप ऑफ सैम्पलिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या समझ आ रहा है, जजमेंटल, पर्पसिव, अथॉरिटेटिव, मतलब जो रिसर्चर है ही यूजेस हिज जजमेंट, मतलब उसका वो नॉलेज यूज करता है फॉर सिलेक्टिंग सैंपल्स, वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं करता है बल्कि नॉलेज यूज करता है या पर्पस के कारण करता है, वो खुद की नॉलेज से सैंपल सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो रिसर्चर सिलेक्ट्स यूनिट्स टू बी सैंपल्ड बेस्ड ऑन हिज एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज, जो उसकी प्रोफेशनल नॉलेज है या एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके कारण वो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है। उसको लगता है कि ठीक है ये सैंपल मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा तो वो सैंपल यूज कर लेता है। उसको लगता है कि ये वाला सैंपल मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं है, इतना इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो वो सैंपल वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये कहाँ यूज होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग? इट इज यूज्ड वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रेयर और डिफिकल्ट टू फाइंड। ये ऐसी रिसर्चेज में यूज होता है जहां पे पार्टिसिपेंट्स इजीली नहीं मिल सकते, जहां पे बहुत रेयर पार्टिसिपेंट्स और लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट वो सिलेक्ट कर लेता है, एक पार्टिसिपेंट सर्च कर लेता है और वो पार्टिसिपेंट से बोलता है टू असिस्ट हिम टू फाइंड न्यू पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि कोई पार्टिसिपेंट रिसर्चर को मिला, ये रिसर्चर है हमारा, ठीक है। इसने 2 लोग ढूंढ लिए, ए बी। अब इसको और लोग नहीं मिल रहे तो ही विल आस्क दीज 2 पार्टिसिपेंट्स टू फाइंड सम अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस स्टडी। फिर ए ने 2 ढूंढे, बी ने 2 ढूंढे, फिर इन्होंने ढूंढे, इन्होंने ढूंढे, इन्होंने, तो ऐसे करते करते पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं। अभी कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि कोई मेडिकल रिसर्च है, ठीक है, जो स्टडी कर रहा है अबाउट रेयर डिजीजेस, जो कि डिजीज बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, बहुत कम लोगों को होती हैं, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स मिलना काफी डिफिकल्ट है। तो रिसर्चर क्या करता है, 1 या 2 पार्टिसिपेंट सर्च करता है और उनसे हेल्प लेता है टू फाइंड, या अगर वो लोग किसी को जानते हैं ऐसे पार्टिसिपेंट्स को तो उनकी हेल्प लेके वो डेटा कलेक्ट करता है। तो दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। समझ आया स्नोबॉल सैम्पलिंग? गॉट इट और नॉट? समझ आ रहे तो मुझे बता दो समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, कोटा सैम्पलिंग। अब हमारा जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था, हमने उसमें क्या कर लिए थे, स्ट्रेटास बना लिए थे डिफरेंट डिफरेंट, और फिर रैंडमली वो स्ट्रेटा सिलेक्ट करके उसमें से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा, यहाँ पे भी ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे, ग्रुप्स आर डिवाइडेड लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, अभी तक तो सेम चल रहा है दोनों में। फिर क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में रैंडमली सिलेक्ट करते हैं स्ट्रेटास में, बट कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जजमेंट यूज होता है कि कौन सा कोटा हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट हमको सिलेक्ट करना है, कौन सा पार्टिसिपेंट लेना है, ठीक है। देन जजमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जजमेंट यूज होता है, दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, और दोनों के अंडर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो ये आप याद कर लेना, पूछते हैं काफी बार एग्जाम में कि कोटा सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो द आंसर इज इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो आपको याद होने चाहिए कि कौन से प्रोबेबिलिटी में आते हैं और कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो समझ आ गया आप लोगों को सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए आज? एमसीक्यूज करें अपन? चलो अब मैं एमसीक्यूज पे आती हूँ। इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैम्पलिंग एरर। अगर हम सैंपल साइज अपना बढ़ा दें तो हमारा सैम्पलिंग एरर, ठीक है, वो उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये मैंने पहले आपको बताया था, याद हो तो मुझे इसका आंसर दे देना। इट इंक्रीजेज द सैम्पलिंग एरर, मतलब हमारा सैंपल बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन जितना ज्यादा इंक्लूड हो सकता है वो हो रहा है, तो वो होने से क्या होगा, हमारा सैंपल एरर इंक्रीज होगा क्या, फिर या तो डिक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, या सारे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज जितना हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा उतना हमारा सैम्पलिंग एरर कम होगा। द करेक्ट आंसर इज इट रिड्यूसेस द सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा टाइप है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जहां पर सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ सारे पार्टिसिपेंट्स को इक्वल चांस नहीं मिलता है टू गेट सिलेक्टेड। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नॉन रैंडम, मतलब रैंडमली नहीं सिलेक्ट होते, तो नॉट अ टाइप। अब इसमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मतलब ये रैंडम है, तो दिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? बहुत इजी है, अगर एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं रिगार्डिंग सैम्पलिंग, तो यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस। और काफी इजी टॉपिक है, बस थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको याद करना है, मेमोरी बेस्ड है, बट एक बार आपको याद हो गया तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। चलो ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे ऐप पे। तो ये आप देख सकते हो, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है वहां पे, और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये जाके प्रैक्टिस करना ये सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। चलो, तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर।